भीड़ में एक भला इंसान निकल कर आता है। जैसे ही बच्चा वह भागता है तो ऊपर से सारे फ्लावर्स की शार हो जाती है। बट अगर आपने वो मूवी देखी हो शाहरुख खान वाली, तो उसमें भी आपको ये वाला फील्ड मिलेगा, सरसों का खेत, राइट। देखिए बेटा आओ जल्दी से, फुटपाथ पर आओ, वहाँ नहीं जाना है। हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपकी मोमेंट्स बुक का पहला चैप्टर, विच इज द लॉस्ट चाइल्ड। बहुत ही प्यारा चैप्टर है एंड इस चैप्टर को हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, वी विल गो विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उससे पहले हम लोग इस चैप्टर की थीम्स पर बात करेंगे, बिकॉज यू नो बिना थीम्स के आप लोग अपने लॉन्ग आंसर टाइप अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा घबराते हैं। और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसकी मदद से यू कैन अटेम्प्ट योर शॉर्ट आंसर टाइप एज वेल एज योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्योंकि वो तीनों, देखो समरी हम ना करके वो तीनों क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको हेल्प मिलेगा कि अगर इस चैप्टर से कोई लॉन्ग आंसर टाइप आपके एग्जाम में आता है या कोई शॉर्ट आंसर टाइप आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या वर्ड्स, किस तरह से फ्रेजेस अपने फ्रेम करेंगे। तो फटाफट से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड बहुत ही प्यारा सा छोटे से बच्चे की एक कहानी है जो लिखी है मुल्क राज आनंद ने। आई एम श्योर आपने भले ही किसी फॉरेन ऑथर का नाम सुना हो ना सुना हो, बट ये एक बहुत ही रिनाउंड ऑथर है, रिनाउंड इंडियन ऑथर। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने बच्चों ने इनका नाम ऑलरेडी सुना है या इनसे रिलेटेड कोई भी स्टोरी या बुक आपने पढ़ी है, चाहे अपने पेरेंट्स के कहने पर या स्कूल के किसी सिलेबस में। लेट मी नो क्विकली, ठीक है। चलो अभी हम लोग इस चैप्टर की थीम पर फटाफट से बात करते हैं। ये चैप्टर के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि ये बात कर रहा है एक छोटे से बच्चे की जो खो गया है कहीं पर, है ना। आप लोगों ने वो करण अर्जुन वाली कहानी तो सुनी होगी, जो 2 भाई मेले में बिछड़ चुके थे। इट इज़ इट वाज अ मूवी, राइट। तो अगर वो मूवी देखी है तो मेले में वो दोनों भाई बिछड़ गए थे, अपने ममा से वो दोनों अलग हो गए थे। यहाँ पर कुछ वैसा ही रेफरेंस लेके अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो देयर इज अ चाइल्ड जो मेले में अपने पेरेंट्स के साथ जाता है, वहाँ के मटीरियलिस्टिक अट्रैक्शंस को देखकर इतना खो जाता है कि भूल ही जाता है कि साथ में पेरेंट्स भी हैं, और सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि भाई मैं खो चुका हूँ, अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका हूँ। तो ये सारे जो इमोशंस का एक डेवलपमेंट होता है इस छोटे से बच्चे के अंदर, ये हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। और जब आप इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो चैप्टर है वो इन 2 प्रोमिनेंट थीम्स पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस डालता है। और वो पहली थीम क्या है, द पावर ऑफ डिज़ायर, यानी कि डिज़ायर होती है हमारी विशेज़, हमारी इच्छा, और उसकी पार पर ये बात कर रहा है। नाउ द स्टोरी ओपन्स विद द चाइल्ड्स फैसिनेशन विद द फेयर्स अट्रैक्शंस लाइक टॉयज, स्वीट्स एंड वाइब्रेंट कलर्स। ये चैप्टर जब ओपन होता है तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो है ऑलरेडी बहुत सारे फैसिनेशंस, बहुत सारे अट्रैक्शंस की तरफ खिंचा चला जा रहा है। अब जैसे उसमें टॉयज हो गए, मेले में यूजुअली आप लोगों को क्या दिखता है, टॉयज, स्वीट्स, वाइब्रेंट कलर्स एक्सेट्रा, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस जनरेशन, जो जनरेशन आपकी पढ़ रही है, बहुत ही मिनिमल चांसेस है कि अब आप लोग मेले वगैरह में जाते होंगे, है ना। फ़ोन में ही सब कुछ मिल जाता है आजकल, तो आप रील से ही स्क्रॉल कर लेते हो हर चीज़। तो ये भी बताओ कि कितने बच्चे जो है फेयर वगैरह में जाना पसंद करते हैं, कौन गया, किसी ने देखा भी है कि किस फेयर की यहाँ पर बात हो रही है। नाउ इट हाईलाइट्स हाउ डिज़ायर्स कैन बी स्ट्रॉन्ग। और ये थीम जो है इस बात पर स्ट्रेस डालती है कि कैसे जो इच्छाएँ होती है, जो विशेज़ होती है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। अगर एक मोमेंट में आप उन्हें एक बलून दे दोगे तो वो वहाँ चले जाएंगे, दूसरी तरफ आप उन्हें चॉकलेट दे दोगे तो वो उधर खींचे चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही इस बच्चे के साथ होता है और इसी सभी में वो अपने पेरेंट्स को ही खो बैठता है। दूसरा हम देखते हैं प्रायोरिटीज शिफ्ट। सो एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे स्टोरी आपकी आगे बढ़ती है, द बॉयज प्रायोरिटीज चेंज ड्रामेटिकली। आप देखोगे कि इनिशियल फेज में वो इम्पोर्टेंस दे रहा था अपने आसपास के सारे मटीरियलिस्टिक चीज़ों को। आई राइट दिस वर्ड हियर, मैं ये वर्ड यहाँ लिख देती हूँ। मटीरियलिस्टिक चीज़ों को वो इनिशियली बहुत प्रेफरेंस दे रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में जब उसे रियलाइज होता है, पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, साथ में पेरेंट्स हैं उनकी बात भी नहीं सुन रहा था, वो आगे भाग रहा है दूसरी चीज़ों की तरफ, या कह लो नॉट जस्ट मटीरियलिस्टिक, एज इन जो फेयर में थे, फेयर पहुंचने से पहले भी जो भी बाकी डिस्ट्रैक्शंस थे, नेचुरल जो भी एलिमेंट्स थे, वो उस तरफ खिंचा चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ कि अपने पेरेंट्स से वो अलग हो चुका है, तो सडनली उसकी प्रायोरिटीज शिफ्ट हो गई। ही वांटेड टू गो बैक टू हिज
पेरेंट्स एंड व्हेन ही गेट्स लॉस्ट ऑल द थिंग्स ही क्रेव्ड अर्लियर, जो भी चीज़ें उसको पहले चाहिए थी, जिस भी चीज़ की उसको क्रेविंग हो रही थी, वो सब इनसिग्निफिकेंट हो गए, अनइम्पॉर्टेंट हो गए। उसको बिल्कुल नहीं चाहिए था कि अब उसको कोई जलेबी खिला दे, अब उसे कोई बर्फ़ी खिला दे, अब उसे कोई बलून ला के दे दे, अब उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसे चाहिए थे तो सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स। एंड द स्टोरी शोज हाउ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स कैन टेक प्रेसिडेंस ओवर आर फ्लीटिंग डिज़ायर्स। फ्लीटिंग डिज़ायर्स को फ्लीटिंग क्यों बोला है? बिकॉज वो कुछ देर के लिए हमारे साथ रहती है, राइट? ऐसा नहीं है कि वो लॉन्ग लास्टिंग है। अभी ये आपको मैगी खाने का मन किया, अगले पल आपको मम्मा के हाथ की दाल रोटी खाने का मन करेगा, एंड लाइक दैट। सो ये इस बात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं, और स्पेसिफिकली ये बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में है, राइट? चलो हम फटाफट से चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं। जितना हो सके हम इसके बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है वो आपको बताते चलेंगे। तो चैप्टर देखो किस तरह से शुरू होता है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का सीजन था एंड फेस्टिवल उसी से रिलेटेड, आपको पता है रूरल एरियाज़ में बहुत सारे अलग अलग सीजन को वेलकम करने के लिए फेस्टिवल्स होते हैं। तो ऐसे ही इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग एंड फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। क्या बोला? फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों से जो है लोग निकल कर आ रहे हैं। इस तरह का अगर आपको देखे कोई गली है ना, तो इसको एली बोला जाता है। एलीज है, आई मीन ये सिंगुलर है तो इसको हम विदाउट एस लिख देंगे, ठीक है? होता क्या है कि दो बिल्डिंग्स के बीच में से जो एक नैरो स्ट्रीट टाइप की निकलती है, दैट इज एन एले। आपने कहाँ सुना हुआ है और ये जरा मुझे बताओ, ठीक है? एक्सेप्ट फॉर हैरी पॉटर का डायगन एली, और कहाँ सुना हुआ है? सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ लोग पैदल आ रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पर बैठकर आ रहे थे, है ना, कुछ बैम्बू कार्ट्स में, कुछ बुलक कार्ट्स में। तो हर कोई फेयर की तरफ जा रहा था। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, और उसी बीच में एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साइड से निकलकर उनके पैरों के बीच से भागता हुआ, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। अब आप इमेजिन करो एक छोटा सा बच्चा कितना एक्साइटेड होगा। ही वुड बी सो लाइवली। वाई? बिकॉज वो घर से बाहर घूमने जा रहा है। सो ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है फिल्ड विद लाइफ एंड लाफ्टर। अब ये एक्साइटमेंट बड़े बुजुर्गों में कहाँ देखते हो? वैसे ऐसा नहीं है, रेयर ये भी देखा जाता है कि जो काफ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी अपनी लाइफ को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन बच्चों में ये एक्साइटमेंट कई गुना ज़्यादा होता है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये फ्रेज यूज हुआ है, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स जो है उस बच्चे को बुला रहे हैं। वो इधर उधर भाग रहा है, उसको वापस से ट्रैक कर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वो पीछे छूट जा रहा है। लैग्ड बिहाइंड मतलब क्या होता है? लैगिंग बिहाइंड क्या होता है? पीछे रह जाना। फैसिनेटेड बाय द टॉयज। नाउ फैसिनेटेड वर्ड का मतलब होता है अट्रैक्टेड। अब वो अपने आसपास जो भी टॉय शॉप्स वगैरह देख रहा है उसको देखकर अट्रैक्टेड फील कर रहा है। उस रोड में जितनी भी टॉयज हैं, टॉयज रखे हैं, शॉप्स हैं, वो सब कुछ देखना चाह रहा है। देखो बिल्कुल इस बच्चे के जैसे रुक रुक कर हर एक चीज़ देख रहा है। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है जैसे ही वो बुलाते हैं। उसके जो पैर थे वो बड़े ही ओबीडियंट थे, अपने पेरेंट्स की हर बात मान रहे थे। अब यहाँ पर फीट को ओबीडियंट बोला है, तो एक बात बताओ, पैर ओबीडियंट कैसे हो सकते हैं? हम होंगे ना ओबीडियंट, तो पैर थोड़ी ओबीडियंट होगा। ऑल्दो फीट इज पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। तो मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? जल्दी से कमेंट्स में फटाफट से आप लोग बताओ, फीट यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? His eyes still lingering on the receding toys, आंखें उसकी अभी भी उन टॉयज पर हैं। आप बिल्कुल ऐसे समझो कि यहाँ पर टॉयज रखे और आप ऐसे देखते हुए आगे बढ़ रहे हो, आपकी नज़रें जो है वही टिकी हुई हैं, राइट? सो आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज है, पीछे जाते हुए जो टॉयज हैं उन पर उस बच्चे की नज़रें टिकी हुई हैं। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स के पास उस जगह पर आ गया है जहाँ उसके पेरेंट्स रुके हुए हैं। He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. देखो ऐसा नहीं था कि उसको पता नहीं था, वो अपने डिज़ायर्स को सप्रेस नहीं करना चाहता था, अपने डिज़ायर्स को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसको पता था कि अगर वो कुछ मांगता भी है तो उसको वही पुराना कोल्ड स्टेयर मिलेगा। आई एम श्योर इस कोल्ड स्टेयर से कोई बचा नहीं है ना? आपकी ममा हो, मेरी ममा हो, सबकी ममाज आर फेमस फॉर देयर कोल्ड स्टेयर, राइट? कि एक आंख से ही बस वो डरा देते हैं। तो आई मीन इट्स नॉट जस्ट फॉर मदर्स बट देन फॉर फादर्स एज वेल।
तो बताओ ज़रा, आपकी ममा का सबसे कोल्ड स्टेयर आपको मिलता है कि फादर्स का सबसे कोल्ड स्टेयर आपको मिलता है? ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे उसको आंखों से ही रिफ्यूज़ल मिल गया कि नहीं, कुछ उसको पता था कि मना ही कर देंगे, लेकिन फिर भी ही प्लीडेड, है ना, ही रिक्वेस्टेड। प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, तो उसने रिक्वेस्ट किया फिर भी कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए, राइट। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। ये सेंटेंस जो था ना, इसे पढ़ते ही मुझे पता नहीं क्यों शिनचैन की ममा बड़ी याद आई। ऑल्दो इस चैप्टर में फादर को थोड़ा सा एंग्री यंग मैन दिखाया है, मदर इज़ अ टेंडर बीइंग, मतलब वो काइंड है, केयरिंग है, लविंग है। यहाँ पर शिनचैन की मदर मुझे एकदम से याद आ गई कि उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता था बात सुनते ही, बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर उस बच्चे के फादर का रिएक्शन था, है ना, आंखों से एकदम रेडनेस उनके दिख रही थी आउट ऑफ एंगर। तो रेड आइड जो यहाँ पर लिखा है, इन एन एंग्री मूड, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि आंखें रेड हो गई थी, जैसे आजकल बच्चे एडिटिंग करते हैं, ऐसा कुछ स्पार्कलिंग सा निकल रहा था, नो, लाइटनिंग हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। इन हिज फेमिलियर टर्रेंस वे, बिल्कुल एक क्रूअल रूलर जैसे, ठीक है, क्रूअल रूलर जैसे उनका लुक था। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। उसकी मदर जो थी वो तो बहुत ही टेंडर हार्टेड, आई मीन काइंड हार्टेड, बहुत ही सॉफ्ट नेचर की थी। सो वो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करती हुई, देखो देखो बेटा वहाँ पर क्या है, उसको अपना हाथ पकड़ाकर वहाँ से निकालती हैं। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और सामने क्या था जो वो दिखा रही थी बच्चे को, एक मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड कौन सा होता है? आई एम श्योर ये मीम आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, है ना। आपको दिखाई दे रहे हैं मिस्टर बीन यहाँ पर, और वो जिस फील्ड में वेट कर रहे हैं समवट सिमिलर, देखो बहुत क्लियर तो नहीं है कि ये मस्टर्ड फील्ड है, बट अगर आपने वो मूवी देखी हो शाहरुख खान वाली, तो उसमें भी आपको ये वाला फील्ड मिलेगा, सरसों का खेत, राइट। तो सिमिलर कुछ जो फील्ड है, येलो फ्लावर्स वहाँ पर है, तो ये पूरा का पूरा सामने नज़र आता है उस बच्चे को। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, देखो पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड बोला है। पेल यहाँ पर इसीलिए बोला है, वो डल येलो कलर होता है ना, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है। मेल्टिंग गोल्ड, गोल्ड को मेल्ट करते हैं जो, तो वो जो येलोइश सा कलर आता है, उससे कंपेयर किया है मस्टर्ड फील्ड के इस अपीयरेंस को। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ये भी हमारा एक पोइटिक, आई मीन नॉट पोइटिक, दिस इज नॉट अ पोइट्री, एक लिटरेरी डिवाइस है, और यहाँ पर मेल्टिंग गोल्ड से कंपैरिजन हुआ है, बताया है, तो दिस इज और यूजिंग लाइक, राइट, तो ये सिमिली हो गया, ठीक है, ये सिमिली हो गया। सिमिली के एक दो एग्जाम्पल जरा और मुझे कमेंट्स में दे दो फटाफट से। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये दूर तक फैला हुआ, मतलब इवन लैंड पर दूर तक, मीलों तक ये फैला हुआ नजर आ रहा था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, नाउ सी, ऐसे ड्रैगन फ्लाइज वहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ ड्रैगन फ्लाइज को, क्या बोला जाता है जरा बताओ। सो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। गॉडी वर्ड का मतलब होता है एकदम ही चटक, जिसे बोलते हैं एकदम ब्राइटनिंग, बहुत ही चमकदार सा, अजीब सा, बहुत ही भड़कीला सा अपीयरेंस होता है जब, तो उसको ब्राइट, आई मीन उसको गॉडी बोला जाता है। तो ये ड्रैगन फ्लाइज जो है, दे वर बसलिंग, दे वर मूविंग हियर एंड देयर, बहुत ही बिजी मैनर में, ऐसा नहीं, इनकी साउंड ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना बिजी ये काम कर रहे होंगे। पर्पल विंग्स हैं इनके, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, और ये किसके रास्ते में रुकावट बनकर आ रहे थे? एक ब्लैक कलर की बी के रास्ते में रुकावट बनकर आ रहे थे। लोन यहाँ पर बोला है इसीलिए to emphasize on the fact that the black bee was not in a group. All right, so lone black bee क्यों बोला? Because it is emphasizing on the fact कि वो जो black bee था वो ऐसे ग्रुप में नहीं था, वो अकेले ही वहाँ पर उड़ रहा था, राइट। और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, तो कुछ भी हो सकता है, ब्लैक बी या बटरफ्लाई, उसको रोकने के लिए ड्रैगन फ्लाइज का पूरा ग्रुप जा रहा है जो कि फ्लावर्स से नेक्टर निकालते हैं, राइट। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। बच्चा जो है वो ये ड्रैगन फ्लाइज का पूरा ग्रुप देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है दैट ही ट्राइज टू फॉलो देम, उनका पीछा करने की वो कोशिश करता है, और तब तक वो उनके पीछे भागता है जब तक वो रुक नहीं जाता उनमें से कोई एक और ये उसे पकड़ न ले। सभी करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मुल्कराज आनंद के इस कैरेक्टर ने कुछ अलग काम किया है। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. लेकिन कैसे वो पकड़ में आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला है। वो फ्लटर करते हुए, फ्लैप करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं उसके हाथों से। Then his mother gave a cautionary call. Come child, come on to the footpath. फिर मदर जो है कॉशनरी कॉल उसे देती कि बेटा आओ जल्दी से फुटपाथ पर आओ, वहाँ नहीं जाना है, राइट।
He ran towards his parents gaily, और वो बिल्कुल हैप्पीली अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम. नाउ वॉक्ड अब्रेस्ट का क्या मतलब होता है? हम वॉक्ड अब्रेस्ट तब बोलते हैं जब हम इस तरह से साथ में किसी के साइड बाय साइड चलते हैं. तो देखो ये दोनों बच्चे जैसे अब्रेस्ट चल रहे हैं, है ना. तुम लोग भी तो अब्रेस्ट चलते हो पेरेंट्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, तो वैसे ही बिल्कुल वॉकिंग अब्रेस्ट, राइट. सो साथ में वो चलते हैं फॉर अ वाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड. थोड़ी देर के लिए, कुछ देर की बात थी, क्योंकि फिर से वो बच्चा पीछे ही रह गया था. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन. थोड़ी देर की बात थी, इट वॉज अ फ्लैश इन द पैन. बस उतनी देर में, ये उतनी देर के लिए ये अपने पेरेंट्स के साथ था, फिर ये डिस्ट्रैक्ट हो गया. अब इस बार डिस्ट्रैक्ट किससे हुआ? ड्रैगन फ्लाइज से नहीं, इस बार डिस्ट्रैक्ट हुआ है वो इंसेक्ट से, छोटे छोटे वर्म से, छोटे छोटे कीड़ों से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, जो सनशाइन यानी कि ऐसे समझ लो सनबाथ लेने के लिए वो अपने हिडन एरिया से बाहर निकल कर आ रहे थे. तो टीमिंग वर्ड का मतलब होता है टोटली फुल, है ना. बाहर बहुत झुंड में वो टोटली उन्होंने वो एरिया पूरा भर दिया था. एंड "Come, child, come," his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब थोड़ा सा पेरेंट्स रेस्ट ले रहे हैं एक ऐसे एरिया में जहाँ पर काफ़ी अच्छी प्लांटेशन होगी, वहाँ पर वो बैठ कर अपने बच्चे को फिर से बुलाते हैं कि आ जाओ भाई जल्दी से, और वो उनकी तरफ चला जाता है. A shower of young flowers fell upon the child. अब जहाँ पर पेरेंट्स बैठे हैं वो पूरा ग्रीन एरिया है, वहाँ पर ट्रीज हैं, बड़े बड़े बुशेज हैं. तो जैसे ही बच्चा वहाँ भागता है तो ऊपर से सारे फ्लावर्स की शार हो जाती है उस बच्चे पर, और अपने पेरेंट्स को भूल कर वो एज यूजुअल क्या करता है, उन फ्लावर्स को कलेक्ट करने लग जाता है. बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. और इतने में उसको आवाज़ आती है डव की. डव इज़ अ बर्ड. और वो फ्लावर्स छोड़कर उस डव के पीछे भागने लग जाता है. द डव, और जोर जोर से चिल्लाता है कि देखो देखो डव उड़ रही है. रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. और वो जो पेटल्स थे ऐसा इतना ज़्यादा वो ओवरवेल्म हो रहा था कि सारी चीज़ें देखकर कि वो ये भी भूल गया था कि भाई उसके हाथ में पेटल्स हैं. वो सब गिर जाते हैं जैसे यूजुअली बच्चे करते हैं. "Come, child, come," they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree. फिर से वो बच्चे को बुला रहे हैं, और अभी ये बच्चा क्या कर रहा है, वो बैनियन ट्री के चारों तरफ. देखो अगर आप लोग ऐसा कभी करते रहे होंगे कि मान लो दिस इज अ ट्री, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री, है ना. एक ट्रंक छोटा एक तरफ और दूसरा साइड ट्रंक का अलग है. सो कई बार बच्चे क्या करते हैं, पेड़ के चारों तरफ अपना एक मोशन में से घूमते हैं खेलने के लिए, है ना, फुल ऑन एंजॉयमेंट में. सो दैट इज कॉल्ड केपर, राइट. वो वहाँ पर मज़े से घूम रहा है. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स. और वहाँ से उस बच्चे को उठाकर उन्हें ले जाना पड़ा, और मस्टर्ड फील्ड से होते हुए वो मेले की तरफ निकल जाते हैं. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे ही वो उस बच्चे को लेकर निकलते हैं तो आप ऐसा समझो कि सडनली उनके सामने पूरी एक भीड़ आती है ना. ऑब्वियसली सभी विलेज मैन जो है वो जा रहे हैं मेले की तरफ. सो थ्रॉन्ग्स का मतलब होता है क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड इज कॉल्ड थ्रॉन्ग्स. और वो सारी की सारी भीड़ जो है कन्वर्ज हो रही है. आप लोग लेंसेज पढ़ते हो, है ना, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर. अगर नहीं पढ़ा है तो शायद पढ़ोगे आगे जाके, है ना, 10th में है आई थिंक ये, कोई बात नहीं आगे पढ़ोगे. सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग. तो सारी की सारी भीड़ अलग अलग जगह से आकर एक ही तरफ बढ़ती जा रही है. और वो कहाँ जा रही है? वर्लपूल ऑफ द फेयर, यानी कि सेंटर ऑफ द फेयर. मेले के बीचों बीच वो जाना चाहते हैं, मेले में वो जाना चाहते हैं. और एकदम से ये भीड़ देखकर वो जो बच्चा है ना वो रिपेल भी फील करता है. उसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टेट में वो आता है कि भाई इतनी भीड़ है कैसे जाऊँ. और वो अट्रैक्टेड भी होता है, उसको खुशी भी होती है कि मैं मेले में जा रहा हूँ. सो सारा कन्फ्यूजन उसको यहाँ पर फील होता है. और एंटर करते ही सबसे पहले उसे क्या दिखाई देता है? अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड. जहाँ हम सबके कान पड़ते हैं, है ना. हमें क्या मतलब बाकी चीज़ों से, हमें तो खाने की चीज़ें चाहिए, और वो खाने की चीज़ ही सबसे पहले उसे सुनाई देती है. एक मिठाई सेलर जो है, स्वीट मीट सेलर, हम मिठाई वाले को बोल रहे हैं, वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. तो वहाँ पर एक मिठाई वाला जो है मिठाई बेच रहा है, बड़े अच्छे से गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी और बहुत सारी चीज़ें खाने को. और कॉर्नर में ही एंट्रेंस के वो बैठा हुआ है. पूरी की पूरी भीड़ जो है वो इसके
पूरे इस पर्टिकुलर जो आप कहोगे ना कि जहाँ पर अपना सामान इकट्ठा करते हैं, वो एक टेबल की फॉर्म में लगाया होता है उन्होंने प्रॉपर, या कई बार वो नीचे बैठे होते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने एक डिज़ाइन, अगर आप इस इमेज में देख रहे होगे तो एक आर्किटेक्चर टाइप का पूरा बनाया होता है। अलग अलग कलर की मिठाइयाँ उसमें होती है जिसमें ऊपर से सिल्वर या गोल्ड लीव से उसको डेकोरेट किया जाता है। एंड द चाइल्ड स्टैंड ओपन आइड, और जो बच्चा था वो खुली आंखों से देख रहा है। बच्चा क्या भाई, हम जाएंगे तो हम भी देखेंगे और घूरते रहेंगे। और उसके मुंह में आ गया था पानी फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। उसकी फेवरेट मिठाई थी बर्फी, राइट। मुंह में उसके पानी आ रहा था, बर्फी खाने का उसका मन था और उसके मन में उसने बोला यार आई वॉन्ट दैट बर्फी, वो बर्फी मुझे खानी है। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। लेकिन उसे पता था, थोड़ा थोड़ा माइंड में था कि उसकी जो ये रिक्वेस्ट है ना, उसका जो ये प्ली है, इस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। इट वुड नॉट बी हीडेड। हीडेड का मतलब क्या है कि कोई उस पर ध्यान नहीं देने वाला है। नोबडी इज गोइंग टू पे अटेंशन टू व्हाट ही नीड्स बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी। क्योंकि पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि भाई कितने ग्रीडी हो तुम, आते ही बस तुमको मिठाई चाहिए यहाँ पर। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उसने अपनी इच्छा जाहिर ही नहीं की और वो आगे बढ़ जाता है। वहाँ से आगे वो क्या देखता है, अ फ्लावर सेलर हॉट, ठीक है। एक फूल बेचने वाले भैया जो है वो वहाँ पर बैठे होते हैं और वो क्या सेल कर रहे होते हैं, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर इज दिस फ्लावर, ठीक है। इस तरीके का एक फ्लावर होता है जिसकी माला वो वहाँ पर सेल कर रहे होते हैं। गार्लैंड हम उस माला को बोलते हैं। अब गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और इस तरह से वो आवाज़ लगाते हैं, राइट। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन। बच्चा जो है वो बहुत कोशिश करने के बाद भी वहाँ खींचा चला जा रहा है। इररेजिस्टिबली का मतलब क्या होता है, रेजिस्ट करना इज रोकना। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था, वो खींचा चला जा रहा था। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। वो इस बास्केट के पास जाता है जहाँ पर फ्लावर्स जो है देखो इस तरह से कलेक्टेड हैं, एक के ऊपर एक फ्लावर्स रखे हुए हैं, इतने अच्छे से इनका आर्किटेक्चर बना हुआ है। और वहाँ जाकर वो मनी मन में बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, वो वाला माला मुझे चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, उसे पता था कि नहीं दिलाने वाले हैं। सो दे वुड से दैट दे वर चीप। और वो क्या बोलेंगे कि अरे यार क्या चीप, इतना सस्ती सी चीज़, इतनी बेकार सी चीज़ तुम ले रहे हो, है ना। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और एज यूजुअल अपनी सारी इच्छाओं को मारते हुए ही मूव्ड ऑन। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन। अब वो क्या देखता है, पहले देखो उसने क्या देखा, एक स्वीट मीट सेलर, फिर उसने देखा क्या, एक फ्लावर सेलर, है ना। और अब उसकी नज़र पड़ती है एक बलून सेलर पर, जिन्होंने अपने एक पोल पर इस तरह से बलून्स लगाए हैं जिसमें ये येलो कलर, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून सब उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे। बच्चा इसे देखकर तो एकदम भावनाओं में ही बह गया। कैरिड अवे का मतलब यही होता है। एंड वो जिस तरह से यहाँ पर सिल्कन कलर्स, शाइनी शाइनी कलर्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें देखकर वो बड़ा अट्रैक्टेड फील कर रहा था और उसका बहुत मन हुआ। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उसके मन में आई कि मुझे ये चाहिए। बट अगैन ही न्यू कि ये भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स सोचेंगे कि भाई तुम अब बड़े हो गए हो, अब इन टॉयज से खेलोगे, छोटे छोटे बच्चे थोड़ी हो तुम, आपके बलून से खेलोगे। आपको अक्सर ये सुनने मिलता होगा, है ना। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, और वो आगे बढ़ जाता है। ऑल राइट, अब इसके बाद बच्चे की नज़र किस पर पड़ती है, अब उसकी नज़र पड़ती है एक स्नेक चार्मर पर, ठीक है। हु इज़ अ स्नेक चार्मर, आई एम श्योर ये फोटो से आप समझ गए होंगे। स्नेक चार्मर हम सपेरे को बोलते हैं, जिसे देखकर हम ऑफ कोर्स डरेंगे, बट ये बच्चा वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस सीन एज वेल। अब यहाँ पर स्नेक चार्मर जो है वो क्या कर रहा है, वो फ्लूट प्ले कर रहा है, ठीक है। और जो स्नेक है यहाँ पर जिसने खुद को कॉइल किया हुआ है एक बास्केट में, वो उसके इस साउंड से उठ रहा है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वॉन, राइट। बिल्कुल एक स्वॉन के नेक के जैसे ग्रेसफुली उसकी मूवमेंट है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। अब उसके ईयर्स जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, ये म्यूजिक उसके कानों में पड़ता है, तो इसका मूवमेंट बिल्कुल जैसे पानी में अगर आप कोई पत्थर डालते हैं तो रिपलिंग, आई मीन द वाटर रिपल्स, राइट। तो इस तरह की मूवमेंट भी हमें नज़र आती है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। और बच्चा देखो बिना डरे स्नेक चार्मर के पास जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन यहाँ भी उसे पता था कि भाई ऐसे हार्श म्यूज़िक को सुनना उसके पेरेंट्स तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, और उसके पेरेंट्स ने एक्सट्रीमली उसको बिल्कुल मना किया हुआ है। स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है उसके लिए, इस तरह का म्यूज़िक सुनना बिल्कुल मना है। तो फिर वो ये सब सोचकर आगे बढ़ जाता है।
There was a roundabout in full swing, और फिर उसकी नज़र पड़ती है इन झूलों पर। बहुत तेज़ी से लोग वहाँ मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। मैन, वीमेन, चिल्ड्रन कैरिड अवे इन वर्लिंग मोशन। इस तरह से पूरे वर्लिंग मोशन में एवरीवन वाज एंजॉइंग। दे श्रीक्ड, कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, और बच्चा जो है उनको सीरियसली वहाँ पर देखता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फाइनली हिम्मत करके वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर एंड मदर। वो बोलता है कि भाई मुझे इस राउंड अबाउट में जाना है, प्लीज़ फादर एंड मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं था। ही टर्न्स टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर। वो अपने पेरेंट्स की तरफ पलटता है पर वो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, कोई भी नहीं था वहाँ पर। ही टर्न्स टू लुक ऑन आइदर साइड, दे वर नॉट देयर। वो दोनों तरफ देखता है, कोई भी वहाँ नहीं था। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। वो पीछे देखता है, वहाँ भी कोई नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. जैसे उसको रियलाइज होता है कि अरे कहाँ गए मेरे पेरेंट्स, पीछे तो कोई है ही नहीं। और ये रियलाइजेशन बड़ा ही स्कैरी होता है उस बच्चे के लिए। उसको एक सडन झटका लगता है उसकी बॉडी को, और वो लिटरली रोना शुरू कर देता है। मदर, फादर, ही स्टार्टेड कॉलिंग आउट देयर नेम्स। भाई ऐसा नहीं कि मम्मी का नाम ले लिया, पापा का नाम ले लिया, नहीं। ही स्टार्टेड कॉलिंग, मम्मा, पापा, कहाँ गए आपको। एंड टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंखों से उसके आंसू गिरने लग जाते हैं। हॉट एंड फ्यूर्स, क्योंकि इस मोमेंट में क्या होता है, बॉडी भी एकदम, फेस एकदम रेड, और हीट इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक रश आपके फेस पर नज़र आता है। पूरा फ्लश्ड फेस हो जाता है, रेड फेस हो जाता है टेंशन के मारे। इट वॉज कन्वर्स्ड विद फियर। ना कन्वर्स्ड का मतलब होता है एक एक स्किन, अब ऐसे समझो एक एक सेल आपका डर रहा होता है उस मोमेंट में। तो ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ हुआ। पैनिक स्ट्रिकन, घबराहट के मारे, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट। कभी वो एक तरफ जा रहा है, कभी वो दूसरी तरफ जा रहा है, हर एक डायरेक्शन में वो भाग रहा है। हिदर एंड टिदर, ठीक है, हिदर एंड टिदर का मतलब है यहाँ वहाँ हर तरफ वो भाग रहा है। एंड कॉलिंग आउट हिज पेरेंट्स, ही वेल्ड, ही क्राइड, वो बहुत रोया। उसकी जो येलो टर्बन उसने पहनी थी वो भी नीचे निकल जाती है, अनटाई हो जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसके कपड़े जो हैं वो भी मिट्टी से पूरे भर जाते हैं, क्योंकि कभी वो यहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, कभी गिर रहा है। Having run to and fro in a rage of running for a while, और इतनी एक जगह से दूसरी जगह भागने की वजह से he stood defeated। देखो काफ़ी देर वो भागता है, उसे कुछ नहीं समझ आता, और अब उसे रियलाइज़ होता है कि भाई मैं हार चुका हूँ, अब मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं मिलने वाले। His cries suppressed into sobs, और अब वो जो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, अब वो सिसकियाँ लेकर रो रहा है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं कि बहुत देर तक रोते हैं, फिर इस तरह से रोना शुरू करते हैं। सो दिस इज सॉबिंग। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और फिर वो दूर से क्या देख रहा है, ग्रीन ग्रास की तरफ उसकी नज़र पड़ रही है। उसकी फिल्मी आइज़, ना फिल्मी आइज़ मतलब कि आंखों पर बिल्कुल लेयर लग चुकी है आंसुओं की। मेन एंड वुमेन लोगों को बातें करते हुए देख रहा है, और बहुत सीरियसली उनको देखने की कोशिश करता है कि इस बीच में कहीं उसको उसके पेरेंट्स के कपड़े दिख जाएं। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, कोई साइन नहीं था उसके पेरेंट्स का इस भीड़ में। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। जो वहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, पर अब उस बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं था इस भीड़ में। All he wanted was his parents। He ran quickly again, फिर से वो भागता है, this time to a shrine to which people seemed to be crowding। और इस बार वो कहाँ भागता है? shrine is a place, आप मंदिर बोल सकते हो, बट shrine हम एक ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पर हम स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। वो किसी भी इंसान को बिलोंग कर सकती है, कोई स्पेशल प्लेस हो सकती है जहाँ पर आप प्रे कर सकते हो बैठकर शांति से। इट्स नॉट स्पेसिफिकली टेम्पल, बट हाँ आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हम बोल सकते हैं कि येस इट इज़ an example for a temple, right? So every little inch of space here was congested with men। और यहाँ पर छोटी छोटी जगह, मतलब ज़रा ज़रा सी जगह पर भी लोग भरे हुए थे। पूरा का पूरा वो कंजस्टेड एरिया था, बिल्कुल स्पेस नहीं थी कि आराम से कोई किसी को देख सके। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीचों बीच निकल रहा था। बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। मदर, फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। और उस टेम्पल, अब देखो यहाँ पर क्लियर कर दिया है, वैसे द श्राइन इज़ अ टेम्पल बेसिकली, तो बोल सकते हो। और उसके एंट्रेंस पर भीड़ और बढ़ती चली गई, और जहाँ पर भीड़ और थिक हो गई वहाँ पर लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे।
मैन जॉसल्ड, ऐसे कोनी मार रहे हैं, इधर धक्का दे रहे हैं, और वो छोटा सा बच्चा, सोचो उस भीड़ में उसकी क्या हालत हुई होगी, इतने हैवी हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज। ऐसा नहीं कि वो मर्डर करने जा रहे थे, बट उस बच्चे के लिए अभी ये सब कुछ बहुत स्कैरी था। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, मतलब बड़े बड़े, छोटा सा बच्चा है वो, इतना सा बच्चा होगा, मैं मजाक कर रही हूँ, इतना तो नहीं होगा फॉर श्योर, छोटा सा वो बच्चा, और उसके सर पर इतने हैवी बॉडी वाले लोग, तो कैसे वो फील कर रहा होगा। सो द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, और वो बच्चे ने कोशिश की कि मैं इनके पैरों से एक रास्ता निकालूं, फोर्स लगाकर यहाँ से निकलूं, नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उसको कभी यहाँ धक्का लग रहा था, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर उसको धक्का लग रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और वो पिचक जाता पैरों के नीचे। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है क्रश्ड, उसको लोग दबा देते पैरों के नीचे, अगर वो जोर से चीखता नहीं, वो अपनी हाईएस्ट पिच पर चिल्लाता है, अपने फादर और मदर को बुलाता है, और उस भीड़ में एक भला इंसान निकल कर आता है, एक रॉबिन हुड निकल कर आता है। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, उस बढ़ती भीड़ में एक आदमी उसका चीख सुन लेता है। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, वो बेंट डाउन होता है क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको गोद में उठाना है। सो ही वॉज स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, हो सकता है उस भीड़ में स्पेस नहीं मिल रही हो प्रॉपर, तो बहुत डिफिकल्टी से वो नीचे झुकता है, बच्चे को अपनी गोद में उठाता है। एंड ही आस्क्स कि भाई तुम यहाँ कैसे पहुँच गए, राइट। अब दो केसेस हो सकते हैं, देखो इस तरह की सिचुएशन में अगर ऐसे स्ट्रेंजर्स मिल भी जाते हैं तो कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो जेन्युइनली हमें अपने पेरेंट्स के पास छोड़ दें, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो और कुछ गलत इरादों से वहाँ पर आए हो, तो यू नेवर नो। तो इस बच्चे के लिए बहुत ही स्कैरी मोमेंट था, बट यहाँ पर वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है, कीप्स ऑन क्राइंग। बहुत सारे क्वेश्चंस वो आदमी पूछता है, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और वो भीड़ से बच्चे को निकालता हुआ ये सारे क्वेश्चंस पूछता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और रोता है और तेजी से रोता है, एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब उसको सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स ही चाहिए थे। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब मैन जो है वो लगा हुआ है कि बेटा चलो मैं तुम्हें इस झूले में झुलाऊंगा, अभी शांत हो जाओ, विल गो, विल फाइंड योर पेरेंट्स, बट कुछ भी वो मानने को रेडी नहीं था। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठोगे? ही जेंटली आस्क्ड, बड़े प्यार से वो पूछता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड। पर बच्चे को अब इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले उसे ये सब कुछ चाहिए था, बट अब he was least interested and he only said that he wanted his mother and father, बस, और उसे कुछ नहीं चाहिए था। अब इसके बाद the man he headed towards, वो आदमी आगे कहाँ जाता है? वो बढ़ता है उस जगह पर जहाँ पर वो स्नेक चार्मर बैठा था, वो सपेरा बैठा था। वो अभी भी अपने फ्लूट पर कोबरा को डांस करवा रहा था। स्विंग कोबरा इज द कोबरा's movement is described here. So लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, वो रिक्वेस्ट करता है, देखो देखो कितनी अच्छी साउंड है, इसको सुनो तुम्हें मज़ा आएगा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, बच्चे को अब नहीं सुनना था। अभी थोड़ी देर पहले उसको ये इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था, इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन जैसे ही उससे उसके पेरेंट्स दूर हुए, ये सब चीज़ें उसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट की नहीं रही। एंड ही ओनली शाउटेड हिज डबल पिच्ड विद हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, बहुत स्ट्रेस देके वो चिल्लाता है, वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, दैट्स इट, नो वन एल्स, राइट। फिर वो बलून सेलर के पास ले जाता है कि कलर्स देखकर मे भी बच्चा अट्रैक्टेड फील करे, ताकि उसका थोड़ा सा अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करे, उसका ध्यान भटकाए। जब ये रोना बंद करेगा तो इसकी हेल्प कर पाएगा, राइट। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, तुम्हें रेनबो कलर का बलून चाहिए? ही परसुएसिवली आज ना, परसुएसिवली वर्ड का मतलब होता है ना कन्विंसिंग मैनर, उसको मनाने के तरीके को बोलते हैं परसुएसिवली। टू परसुएड समवन इज, आई मीन परसुएड करना इज अ वर्ब, राइट। सो परसुएसिवली यहाँ पर एक एडवर्ब है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, बच्चे ने तो बलून्स की तरफ देखा तक नहीं, वहाँ से मुंह फेर लिया। एंड ही जस्ट सॉब्ड, वो सिर्फ रोया और अपने पेरेंट्स को ही वो चाहता था। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अभी भी ट्राई कर रहा था किसी भी तरह इस बच्चे को खुश करे, इसका रोना बंद कराए। फिर वो वहाँ से फ्लावर सेलर के पास ले गया, कुछ भी उसको इंटरेस्टेड अभी नहीं लग रहा था। एंड द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे, अभी थोड़ी देर पहले तो वो फ्लावर सेलर की तरफ भी अट्रैक्टेड था, उसको गार्लैंड चाहिए थी, उसको माला चाहिए थी, अब वो देख भी नहीं रहा है उस तरफ। He just wanted his parents, that's it. Now thinking to humor his disconsolate charge, buy a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब लगा कि भाई चलो इसका जो
थोड़ा सा इसने मैं इसको कंफर्ट नहीं दे पा रहा हूँ, इसको मैं जो भी कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि इसको स्वीट से थोड़ा सा कंफर्ट फील कराऊँ, तो वो उसको स्वीट शॉप के काउंटर पर लेकर जाता है। और रिमेंबर उस बच्चे की फेवरेट स्वीट क्या थी? बर्फ़ी। पूछता भी है तो द स्ट्रेंजर ही आस्क्ड, बट द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, और वहाँ से भी उसने मुँह फेर लिया, एंड ही ओनली वांटेड। सो दैट वॉज द चैप्टर। अब आप देख रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी बच्चे को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और किस तरह से उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। सिर्फ और सिर्फ उसे चाहिए थे तो उसके पेरेंट्स। और यही होता है ना, एक छोटे से बच्चे का अगर आप इनोसेंस देखोगे तो इसी तरह का होता है। थोड़ी देर तक के लिए उसको हर एक चीज़ फैसिनेटिंग लगती है अपने आसपास, लेकिन ऑल ही वॉन्ट्स एट द एंड ऑफ द डे इज़ हिज और हर पेरेंट्स। ये जनरल बात है, ये होता ही है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको फेमिलियल बॉन्ड दिखाया गया है कि किस तरह से दुनिया की सारी चीज़ें एक तरफ और पेरेंट्स का प्यार, पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस एक तरफ, फिर चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे एक अडल्ट हो, या फिर एक ओल्ड पर्सन हो। सो आई होप यू लव्ड द चैप्टर। आई होप आपके सारे के सारे फ्रेजेस एंड डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई वर्ड रह जाता है जो आपको नहीं समझ में आता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स दैट द पेरेंट्स वुड नॉट बाय द चाइल्ड? क्या वो चीज़ें थी, कुछ चीज़ें आपको मेंशन करनी है जो पेरेंट्स नहीं खरीद रहे थे अपने बच्चे के लिए। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट अक्सर ये पूछ लिया जाता है। सो द चाइल्ड न्यू हिज पेरेंट्स वुडंट गेट हिम एवरीथिंग एट द फेयर। आपने स्टार्ट कैसे करना है? देखो, यहाँ से हमने आंसर स्टार्ट किया कि बच्चे को पता था कि उसको कुछ नहीं मिलने वाला है मेले से, इवन दो ही रियली लाइक द कलरफुल गुलमोहर फ्लावर चेन्स। हालांकि उसको बहुत अच्छे लग रहे थे कलरफुल गुलमोहर फ्लावर चेन्स। आप फ्लावर चेन्स नहीं बोलना चाहते हो, यू कैन कॉल इट गार्लैंड, जैसा कि हमें चैप्टर में मेंशन्ड है। ठीक है, गुलमोहर का उसको गार्लैंड चाहिए था। ही डिडंट आस्क फॉर वन, लेकिन उसने मांगा नहीं। वाई? बिकॉज ही थॉट हिज पेरेंट्स माइट से दे वर टू लो कॉस्ट। क्या लगा कि भाई उसके पेरेंट्स को लगेगा कि क्या ये चीप सी चीज़ ले रहा है। ही ऑल्सो सॉ बलून्स, उसको बलून्स भी दिखे थे, बट गेस्ड हिज पेरेंट्स माइट थिंक ही वॉज ऑलरेडी टू ओल्ड टू प्ले विद देम। पर उसे लगा कि पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई तुम बहुत बड़े हो चुके हो, अब इससे मत खेलो। सो ही डिडंट इवन ट्राई आस्किंग फॉर दोज थिंग्स। तो इसीलिए उसने उन चीज़ों के बारे में पूछा भी नहीं। अब क्योंकि क्वेश्चन में सम लिखा है, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी 2 या 3 आइटम के बारे में प्रेजेंट कर सकते हो। एंड ये अगर आपके लॉन्ग आंसर टाइप में आता है तो इसी तरह से आप बाकी की चीज़ों के बारे में भी मेंशन कर सकते हो। और ये बात भी हमें पता है कि ये चीज़ें तो उसको एनीवे मिली नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वाई डज चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही वांटेड अर्लियर? बच्चे का इंटरेस्ट लूज क्यों हो गया? जो भी चीज़ें उसे पहले चाहिए थी, अब वो हर एक चीज़ से अपना मुंह फेर रहा था। तो व्हाट वाज द रीज़न? सो द चाइल्ड लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग्स व्हेन ही रियलाइज। बच्चे का इंटरेस्ट लूज तब हुआ जब से रियलाइज़ हुआ कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका है। इतना भी पॉइंट बिल्कुल सही रहेगा अगर ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप या वन लाइनर टाइप क्वेश्चन में आता है। पहले उसको सब कुछ चाहिए था, बस अब आप इसके बाद जो है कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट कर दोगे कि पहले उसे सब चाहिए था, बट नाउ ही नीडेड नथिंग बट हिज पेरेंट्स। इसका टी आप कट कर देंगे, उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे। चिल्ड्रन फील सिक्योर ओनली विद देयर पेरेंट्स। यू कैन ऐड ऑन फ्रेजेस लाइक दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। क्या क्वेश्चन है? हमें बच्चे के एटीट्यूड को कंपेयर करना है। पहले उसका एटीट्यूड क्या था और उसके बाद पेरेंट्स से अलग होने के बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया, वो हमें बताना है। सो द चाइल्ड्स वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन। बच्चे की तो दुनिया ही पलट गई, एकदम जज्बात ही बदल गए, वक्त ही बदल गया उसका। अचानक से पीछे पलटता है, देखता है पेरेंट्स ही नहीं है ना। सो व्हेन ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिफोर गेटिंग लॉस्ट, होने से पहले वो उसको हर चीज़ चाहिए थी। उसको एकदम वो एक बाउंसिंग बॉल जैसा था, एक्साइटमेंट वाली बाउंसिंग बॉल होती है ना। इफ़ यू डोंट वांट तो आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, जस्ट टू ऐड ऑन, जस्ट टू ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज, यहाँ पे ऐड कर दी गई है। ठीक है, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं थी, उसको स्वीट भी चाहिए था, पैकेट में बर्फ़ी लिखी उसकी फेवरेट स्वीट, उसको टॉयज़ चाहिए थे, उसको झूला भी झूलना था, राउंड अबाउट में जाना था। इनफैक्ट वो प्रिटी सी चीज़ें भी ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कि गार्लैंड्स हो गए, बलून्स हो गए, बल्कि उसे पता था कि उसे कुछ मिलने वाला नहीं है ना, लेकिन सब कुछ उसे चाहिए था। डिज़ायर, ही वॉज विशिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स।
हाउएवर ये सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस जो है एकदम वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई जैसे उसे रियलाइज़ हुआ कि अब उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं। हिज हैप्पी मूड वैनिश्ड, एकदम गायब हो गया, डिसअपियर्ड। अगर आपको वैनिश्ड नहीं लिखना है यू कैन राइट डिसअपियर्ड, ठीक है। सब कुछ उसका हैप्पी मूड एकदम चेंज हो गया। अब किस में रिप्लेस हो गया? आंसुओं में, डर में। ही वॉजेंट इंटरेस्टेड इन स्वीट्स, अब उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज द कम्फर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ बींग बैक विद हिज पेरेंट्स, और अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास रहना था, टू गेट दैट कम्फर्ट, टू गेट दैट सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एकदम ब्रेक डाउन करके आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मेक श्योर आप अच्छे से ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। I will see you in the next video with a new chapter, और जो भी आपके डाउट्स है let me know in the comment section. Thank you so much.